हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो फ्रेंड्स, आज की ये हमारी फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका सेकंड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली जो इंट्रोडक्शन था किसका, फार्माकोलॉजी का, उसको हमने देख लिया है एंड जो डिफिनेशन थी उसको हमने देख लिया है। अब इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे हिस्टोरिकल लैंडमार्क एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करें तो हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स के बारे में बात करेंगे एंड क्या स्कोप है फार्माकोलॉजी का, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स। हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स की बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली जो हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है उसका क्या इतिहास रहा है और कैसे कैसे वो डेवलप हुई है। ठीक है, तो उसके बारे में बेसिकली हमको डिस्कस करना होता है। तो हम देख लेते हैं। तो फार्माकोलॉजी इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस वाज टेल बाय द रोडोल्फ बुच्चिम। जो बेसिकली हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है वो एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट साइंस है या एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट है जो जिसके द्वारा बताया गया था रोडोल्फ बुच्चिम द्वारा। रोडोल्फ बुच्चिम सर द्वारा ये बताया गया कि जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है वो एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट साइंस है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बेसिकली एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बिहाफ पे ही कोई मेडिसिन जो है बेसिकली डेवलप की जाती है। तो इसीलिए ओवरऑल बोल दिया गया है कि जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है वो एक प्रकार का हमारा एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। अब रोडोल्फ बुच्चिम सर कौन थे? तो हु फाउंडेड द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी इन 1847 इन जर्मनी। तो बेसिकली जो रोडोल्फ बुच्चिम सर थे उन्होंने फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड किया था या फाउंड किया था कहाँ पे, फार्माकोलॉजी का। कहाँ पे? जर्मनी में। कब? 1847 में। तो ओवरऑल बात की जाए तो फार्माकोलॉजी जो एक प्रकार का हमारा एक्सपेरिमेंट साइंस है, एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट है, जिसके द्वारा बताया गया था रोडोल्फ बुच्चिम सर द्वारा, जिन्होंने बेसिकली फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का वो जर्मनी में 1847 में ओपन किया था या बोल दे चालू किया था। फिर आगे देख लेते हैं। तो ओस्टवाल स्मिडबर्ग रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। जो ओस्टवाल स्मिडबर्ग सर हैं उनको बेसिकली क्या बोला जाता है, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, या बोल दें तो फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी जो है उसके फादर कौन बोले जाते हैं, ओस्टवाल स्मिडबर्ग। फिर हम फर्दर आगे देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ ड्रग एंड देयर यूजेज इन डिजीज आर एज ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो ओवरऑल बात की जाए तो बेसिकली हमारा जो ड्रग होता है या मेडिसिन होती है उसके बारे में और उसका यूज़ जो है आज ही से नहीं स्टार्ट हुआ या कि प्रीवियस कुछ ईयरों से नहीं स्टार्ट हुआ है। इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारे मानव समाज का रहा है, या ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो मेडिसिन है उसका यूज़ है ये हमारे प्राचीन काल से होता हुआ चला आ रहा है। तो लिखा है क्या है, प्रिमिटिव मैन गैदर द नॉलेज ऑफ हीलिंग एंड मेडिसिन बाय ऑब्जर्विंग द नेचर। तो प्रिमिटिव मैन का मतलब होता है प्राचीन लोग। जो प्राचीन लोग में थे हमारे बाद वगैरह लोग होते थे तो क्या करते थे, जो हमारी मेडिसिन की नॉलेज होती थी वो गेन करते थे नेचर से। अब नेचर से कैसे गेन करते थे, नोटिस द एनिमल वाइल इल, पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर कंज्यूमिंग प्लांट एंड एज अ रेमेडीज। तो वो बेसिकली करते क्या था कि जो हमारे एनिमल होते थे तो वो जब इल होते थे, इल मतलब जब वो बीमार होते थे तो उनको ऑब्जर्व करते थे। पहले का बिहेवियर एंड बाद के बिहेवियर में देखते थे कुछ चेंजेस आ रहे थे तो उनको बेसिकली वो ऑब्जर्व करते थे। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो लाइक वैद्य लोग होते थे तो उनका काम क्या होता था, मेडिसिन को बेसिकली जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उनको बेसिकली डिस्पेंस करना था या लोगों को जड़ी बूटियां देते थे। तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से वर्क कर रहे होते थे तो उनका बेसिकली एक्सपीरियंस हो जाता था कि जैसे कि मान लीजिए नीम की लीफ होती है तो अगर फीवर रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया, आपको पता है फीवर रिड्यूस करना ना, उस टाइम क्या होता था कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे वो बेसिकली बोल देते थे या जड़ी बूटी ले लीजिए, इसके बिहाफ पे आपका जो है पर्टिकुलर जो डिसऑर्डर बॉडी का या जो डिजीज़ है वो ट्रीट हो जाती है। तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बेसिकली मेडिसिन बोले या जो जड़ी बूटियाँ होती थी उसको डिस्पेंस करते थे। दे डिस्कवर दैट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट एनिमल एंड मिनरल हैड मेडिसिनल इफेक्ट ऑन द बॉडी टिश्यू। वो बेसिकली क्या डिस्कवर किए थे कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं तो उनको बेसिकली एक्सट्रैक्ट, जैसे कि मान लीजिए प्लांट का एक्सट्रैक्ट है वो उसको निकाल लेते थे, ठीक है, फिर उसके बाद वो एज अ मेडिसिन यूज करते थे या एज अ मेडिसिन यूज करने के लिए बोलते थे। जैसे मान लीजिए आपकी जो नीम हो गई, अलोए हो गई, ये बेसिकली हमारे कुछ कॉमन जो है नेचुरल सोर्स हैं जिसके थ्रू बेसिकली हम ट्रीट करते हैं। ऐसे जो जड़ी बूटियाँ होती थी उनको बेसिकली वो यूज करते थे किसी भी मेडिसिन को, किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए।
तो ये बेसिकली हमारे कुछ इस तरह से इतिहास में बेसिकली जो मेडिसिन है उसका यूज होता था, या फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का कुछ इस तरह से डेवलपमेंट या बोल दें वर्जिन कुछ इस तरह से हुआ है। अब हम फर्दर वीडियो में देख लेंगे वन बाई वन जो हमारे साइंटिस्ट थे उनका बेसिकली क्या क्या योगदान रहा है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में, या बोल दें हम लैंडमार्क को अब देख लेंगे। अब हम यहाँ देख लेते हैं जो हमारा कुछ साइंटिस्ट है जिनका बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो उनको ये टेबल आप देख लीजिए। यहाँ पे डिस्कवरी है उनके साइंटिस्ट के हैं, तो कुछ हैं लाइक जैसे कि फादर ऑफ फार्मेसी। अगर हम फादर ऑफ फार्मेसी की बात की जाए तो वो कौन है? विलियम प्रोक्टर जे.आर। विलियम प्रोक्टर जे.आर जो है वो फादर है किसके? फार्मेसी के। इसी तरह फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी की बात की जाए तो कौन है? रामनाथ चोपड़ा। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, ठीक है, कौन है? रामनाथ चोपड़ा। इसी तरह थर्ड नंबर पे फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, जो हमारी मॉडर्न फार्माकोलॉजी है उसके फादर कौन माने जाते हैं? ओस्टवाल्ड श्मिडबर्ग। ओस्टवाल्ड श्मिडबर्ग जो है फादर है किसके? मॉडर्न फार्माकोलॉजी के। एंड फादर ऑफ कीमोथेरेपी, जो हमारा कीमोथेरेपी है उसके फादर कौन है? पॉल एलिस। पॉल एलिस जो है वो बेसिकली किसके फादर है? कीमोथेरेपी के। इसी तरह डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, जो हमारी इंसुलिन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? बेंटिंग एंड बेस्ट ने। बेंटिंग एंड बेस्ट दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली मिलके जो इंसुलिन होती है उसको डिस्कवर किया था। इसी तरह डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, जो हमारी पेंसिलिन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने की थी। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, जो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी वो कौन है? महादेवलाल स्क्रब। महादेवलाल स्क्रब जो है वो बेसिकली कौन है? फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। तो ये बेसिकली हमारे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, उनका बेसिक कुछ एक पद था या उनके कुछ इन्वेंशन थे, तो उनको बेसिकली हमने इस टेबल में इंक्लूड किया है। ये आप टेबल जो हमारी फार्माकोलॉजी की बेस्ट बुक है के.डी. त्रिपाठी उसमें दी हुई है। ये यहाँ से कई बार क्या होता है कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पुट अप होता है तो आपको यहाँ पे बेसिकली एक यहाँ से कोई ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब हम फर्दर देख लेते हैं लैंडमार्क ऑफ फार्माकोलॉजी। लैंडमार्क का मतलब होता है कब क्या कैसे क्या हुआ फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट थे जिनका बेसिकली स्पेसिफिक रोल था। अब हम सबको इंक्लूड भी नहीं कर सकते और सबको इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो वन बाई वन हम देख लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। लैंडमार्क्स का मतलब ये होता है कि जब हम कब कहाँ पर क्या था। अब कहाँ पर कब क्या था मीन्स हमारा जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है तो इसमें जो है बेसिकली कि कब कौन से साइंटिस्ट ने क्या डेवलप किया, उनका क्या रोल था, तो उसको बेसिकली हमको लैंडमार्क में देखना है। तो हम वन बाय वन कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका बेसिकली बेहद इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में, तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे हिप्पोक्रेटस। अब ये कौन थे? ए ग्रीक फिजिशियन कंसीडर एज अ फादर ऑफ मेडिसिन। जो हिप्पोक्रेटस सर थे वो कौन थे? ग्रीक फिजिशियन जिनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन। तो ओवरऑल बात की जाए तो इन्होंने बेसिकली हमको मेडिसिन के बारे में बताया। फिर ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिकॉग्नाइज डिजीज एज अ एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी। तो इन्होंने बेसिकली पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहचाना था एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी डिजीज, मतलब जो हमारी बॉडी होती है उसमें एबनॉर्मल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से डिजीज होती है। लाइक जैसे कि मान लीजिए पहले क्या होता था कि मतलब जैसे कि आपके लिए पेन हो गया, हेडेक, ठीक है, तो पहले के लोग क्या समझते थे कि हो सकता है ये नेचुरल इफेक्ट होगा या नेचुरल डिसऑर्डर होगा जिसकी वजह से हो रहा। बट आज की डेट में आप सिंपली बोल देते हैं कि हमारे पेन हो रहा है हेडेक में, बट उस टाइम पे इस चीज़ का कोई पहचान नहीं थी। तो इसके बारे में बेसिकली हिप्पोक्रेटस सर ने बताया था। ही इंट्रोड्यूस यूज ऑफ मेटेलिक साल्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो मेटेलिक साल्ट होते हैं उनका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के, डिफरेंट टाइप के जो हमारी डिजीज होती है उनके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो इसके बारे में फर्स्ट टाइम किसने बताया? हिप्पोक्रेटस सर ने। अब हम फिर फर्दर देख लेते हैं हमारे कुछ और साइंटिस्ट हैं जिनका पैरासेल्सस। अब पैरासेल्सस कौन है? तो ये जो है बेसिकली इनकी जो जीवन अवधि है उसको दिया गया है 1493 में इनका बॉर्न हुए थे, मीन्स का जन्म जो है 1493 में हुआ था, एंड जो इनकी डेथ हुई थी वो 1541 में हुई थी। अब ये कौन थे? ए स्विस स्कॉलर एंड अल्केमिस्ट। ये बेसिकली जो हमारा पैरासेल्सस थे ये कौन थे? एक प्रकार के स्विस स्कॉलर थे एंड जो अल्केमिस्ट है। अल्केमिस्ट का मतलब ये होता है कि बेसिकली बोला जाए तो ये केमिस्ट्री के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे या केमिस्ट्री को इनको अधिक नॉलेज था, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया? अल्केमिस्ट। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्विस स्कॉलर थे, ठीक है। ऑफन कंसीडर ग्रैंडफादर ऑफ फार्माकोलॉजी। इनको अक्सर क्या कंसीडर किया जाता है या क्या माना जाता है? ग्रैंडफादर ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है इसके ग्रैंडफादर माने जाते हैं कौन से? पैरासेल्सस। अब इसी तरह ही इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज।
इन्होंने बेसिकली हमारे जो केमिकल होते हैं उसको डिफरेंट टाइप की डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज करने के लिए फर्स्ट टाइम किसने बताया था? पैरासेल्सियस। पैरासेल्सियस ने क्या बताया? केमिकल का यूज किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए। अब हम इसके बाद देख लेते हैं मॉडर्न फार्माकोलॉजी। अब जो हमारा मॉडर्न फार्माकोलॉजी है, मतलब आज की जो फार्माकोलॉजी है, तो उसमें कौन से साइंटिस्ट हैं जिनका बेसिकली कुछ अपना स्पेसिफिक रोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन है? ओस्टवाल्ड श्मिडबर्ग। ये जो है इनकी लाइफ सीमा है, तो इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इनका पूरा नाम क्या है? ओस्टवाल्ड श्मिडबर्ग। अब ये कौन है? ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। जो हमारी मॉडर्न फार्माकोलॉजी है, इसके फाउंडर कौन बोले जाते हैं? ओस्टवाल्ड श्मिडबर्ग। ठीक है। अब इनके वर्क की बात की जाए तो एस्टिमेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन ब्लड, जो हमारा ब्लड है उसमें एस्टिमेशन किया था किसका? क्लोरोफॉर्म का। किसने? ओस्टवाल्ड श्मिडबर्ग ने। फिर इसी तरह हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो हैं जॉन जैकब। और जॉन जैकब जो है ये कौन थे? तो इन्होंने क्या किया? आइसोलेशन ऑफ हिस्टामिन। इन्होंने बेसिकली आइसोलेट किया था किसको? हिस्टामिन से। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब हिस्टामिन क्या होता है? तो हिस्टामिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? एलर्जी कॉज के लिए। जब हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज होती है तो उसके लिए हमारा एक हार्मोन होता है हिस्टामिन, वो रिस्पॉन्सिबल होता था। तो इसको आइसोलेट किया था पिट्यूटरी ग्लैंड से। फर्स्ट ऑफ ऑल किसने? जॉन जैकब जो है उन्होंने आइसोलेट किया था हिस्टामिन को। इसी तरह का जो दूसरा वर्क था वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन। जो हमारी प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन होती है, इसकी प्रिपरेशन के बारे में भी इन्होंने बताया था। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ और साइंटिस्ट। थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं अल्फ्रेड जोसेफ। अब कौन थे ये? इनको देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या बताया? जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन विद रिसेप्टर। जो हमारे अल्फ्रेड जोसेफ सर थे, इन्होंने जनरल मैकेनिज्म बताया, सामान्य जो हमारा मैकेनिज्म होता है ड्रग एक्शन का। ड्रग मतलब हमारी बॉडी के साथ रिसेप्टर के साथ कैसे एक्शन प्रोड्यूस करती है, या कौन सा मैकेनिज्म होता है जिसके भी पे कोई ड्रग अपना इफेक्ट शो करती है, तो इसके बारे में हमारे अल्फ्रेड जोसेफ सर ने बताया। इसी तरह नेक्स्ट आइडेंटिफाई हिस्टामिन इन एनिमल टिश्यू। जो हमारे एनिमल टिश्यू होते हैं तो वहाँ पर इन्होंने हिस्टामिन को आइडेंटिफाई किया। मीन्स जो हमारे एनिमल टिश्यू होते हैं उन्होंने वहाँ पर इन्होंने हिस्टामिन की पहचान की। किसके द्वारा की गई थी? अल्फ्रेड जोसेफ द्वारा। कहाँ पे? एनिमल टिश्यू में। किसकी? हिस्टामिन की। इसी तरह अल्फ़ा ब्लॉकर रिड्यूस ब्लड प्रेशर। जो हमारे अल्फ़ा ब्लॉकर होते हैं वो बेसिकली हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल किसने बताया? अल्फ्रेड जोसेफ सर ने। इसी तरह हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो कौन है? पॉल एलिस। अब पॉल एलिस कौन थे? तो ये थे फादर ऑफ कीमोथेरेपी। जो हमारी कीमोथेरेपी होती है, जो हमारी कीमोथेरेपी बेसिकली हमारी जो फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच ही है, तो इसके जो फादर बोले जाते हैं वो है कौन है? पॉल एलिस। अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन ना है तो उसके पहले ये देख लीजिए। पॉल एलिस वाज अ नोबेल प्राइज़ विनर। जो हमारे पॉल एलिस सर थे ये बेसिकली हमारे नोबेल प्राइज़ जो है उसके विनर थे, या इन्होंने बेसिकली नोबेल प्राइज़ का जो पुरस्कार होता है उससे इनको सम्मानित किया गया है। फाइंड अ क्योर फॉर सिफिलिस इन 1909। तो इन्होंने बेसिकली हमारा जो सिफिलिस होता है इसके क्योर को भी इन्होंने फाइंड किया था, या बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था सिफिलिस के क्योर को। अब सिफिलिस क्या होती है? तो सिफिलिस बेसिकली एक प्रकार की हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ होती है। तो इनके बारे में इसका जो क्योर है हमारे पॉल एलिस सर ने ही बताया था। वर्क ऑन ट्यूमर। और इन्होंने बेसिकली हमारा जो ट्यूमर होता है उसके ऊपर भी वर्क किया है। इसी तरह हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर के बारे में अब तो ऑलरेडी जानते होंगे, बट यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कौन थे? स्कॉटिश फिजिशियन। जो हमारे स्कॉटलैंड के एक फिजिशियन थे। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? तो ही डिस्कवर्ड वर्ल्ड फर्स्ट ब्रॉडली इफेक्टिव एंटीबायोटिक सब्सटेंस विच इज नेम इज़ पेनिसिलिन। जो हमारी बात की जाए तो जो हमारी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक सब्सटेंस था उसकी खोज हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने की थी। जो एंटीबायोटिक्स का नाम क्या था? पेनिसिलिन। जो कि हमारे टोबैको होते हैं वहाँ से एक फंगस पाया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम, वहाँ से बेसिकली हमारी पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया जाता था। और ये पूरी प्रोसेस किसके द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर द्वारा। इसी तरह हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो कौन है? रामनाथ चोपड़ा। अब इनके ये कौन है? तो ये है फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। ऑलरेडी आपने टेबल में देखा था। तो हमारे जो रामनाथ चोपड़ा सर हैं ये कौन है? इंडियन फार्माकोलॉजी जो है उसके फादर बोले जाते हैं। अब इन्होंने किया क्या था? तो इन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मेडिकल
ऑफ इंडियन मेडिकल प्लांट, जो हमारे इंडियन मेडिकल प्लांट होते हैं तो उनकी स्टडी इन्होंने की थी। कौन? रामनाथ चोपड़ा सर ने। अब हम फर्दर देख लेते हैं कुछ साइंटिस्ट। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है जेम्स ब्लैक। इन्होंने क्या किसके बारे में बताया? डिस्कवरी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। जो हमारी बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उसकी डिस्कवरी जो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने की थी? जेम्स ब्लैक सर ने। तो ये हमारे बेसिकली। अब जो नेक्स्ट हमारा स्कोप है वो है फार्माकोजिनोमिक्स। अब फार्माकोजिनोमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ जीन्स। जो हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे डीएनए में जीन्स होते हैं उनकी स्टडी करने में भी हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है, जिसके थ्रू बेसिकली हम जीन्स की स्टडी करते हैं। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारा वो है फार्माकोविजिलेंस। अब फार्माकोविजिलेंस का मतलब ये होता है कि समटाइम्स होता क्या है कि हमारी जो कोई भी ड्रग हम बॉडी में इंटेक करते हैं तो वो जो ड्रग है पर्टिकुलर वो हमारी एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। एलर्जिक रिस्पॉन्स का मतलब है कि वो हमारी ड्रग जो है पर्टिकुलर बॉडी में कंफर्टेबल नहीं होती है और वो हमारी टॉक्सिकी शो करती है। और टॉक्सिटी कई टाइप से हो सकती है, लाइक एलर्जी टाइप से हो सकती है, लाइक आपके जो स्किन होती है वहाँ पे आपने देखा होगा साइड इमेज स्क्रीन की साइड में आपको दिख रहेगी कि ये एलर्जी कॉज की वजह से हमारी स्किन पे इस टाइप के धब्बे पड़ जाते हैं या दाने रिस्पॉन्स शो करने लगते हैं। तो इसकी स्टडी भी हम करते हैं किसमें? फार्माकोविजिलेंस में। इसी तरह हिपोटॉक्सिटी हो गया एंड टेट्राजेनेटिसिटी हो गया तो टेट्राटोजेनेसिटी हो गया, तो इनकी स्टडी भी हम फार्माकोविजिलेंस में करते हैं, जहाँ पे बेसिकली हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो ये बेसिकली हमारे ओवरऑल 2 टॉपिक कवर हो गए, हिस्ट्री एंड लैंडमार्क ऑफ फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग एंड एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 टॉपिक हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी या बोल दें पार्ट जो 3 होगा तो उसमें हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दे दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्ट। लैंडमार्क्स थे एंड हिस्ट्री हमने देख ली, लैंडमार्क देख लिए कि हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में इतिहास में कैसे क्या रहा उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर लैंडमार्क में हमने देखा कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे और उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में, उसको देख लिया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है इसका क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ पे हम इसके अप्लाई करके अपना बेनिफिट किस फील्ड में लागू किया जाता है, तो उसके बारे में हमको देखना है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में। तो 1 बाय 1 हम उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्कोप होता है टू स्टडी द डिजीज़ एंड डिसऑर्डर। जो हमारी डिजीज़ होती हैं उसकी स्टडी में हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट हमारा इन्वॉल्व होता है एंड जो उसके डिसऑर्डर होते हैं उसकी पैथोफिजियोलॉजी में भी हमारा बेसिकली फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है। इसी तरह टू स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। अब फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की जो स्टडी होती है उसमें भी हम बेसिकली फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बेसिकली बॉडी है वो ड्रग के प्रति कैसे रिस्पॉन्स करती है। तो वो बेसिकली 4 वे होते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में ADME बोल देते हैं। तो ADME की फुल फॉर्म की बात की जाए तो A से एब्जॉर्प्शन, D से डिस्ट्रीब्यूशन, M से मेटाबॉलिज्म एंड E से एक्सक्रीशन। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के 4 एस्पेक्ट होते हैं, इनकी स्टडी हम बेसिकली फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर ही करते हैं। एंड टू स्टडी ऑफ फार्माकोडायनेमिक। अब जो फार्माकोडायनेमिक होती है उसकी स्टडी में भी इन्वॉल्व होता है। अब फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? तो फार्माकोडायनेमिक्स का आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा फार्माकोलॉजी के, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार समझ लीजिए कि हमारा जो ड्रग है वो बॉडी के प्रति कैसे रिस्पॉन्स करती है, हमारा जो ड्रग है वो बॉडी में कैसे वर्क करती है, उसके बारे में हम देखते हैं किसमें? फार्माकोडायनेमिक्स में। इसी तरह टू स्टडी अबाउट द ड्रग एंड देयर एक्शन। जो हमारी ड्रग होती है उसकी स्टडी करना एंड देयर एक्शन मतलब उसका क्या एक्शन होता है बॉडी पे, उसकी स्टडी भी हम करते हैं। इसी तरह जो अगला स्कोप है वो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक। जो हमारी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है एंड थेराप्यूटिक होती है तो उसकी स्टडी भी हम करते हैं। और उसमें क्या करते हैं? यूज करते हैं किसके लिए? कंट्राइंडिकेशन के लिए, पोस्टोलॉजी एंड बायोअवेलेबिलिटी। अब कंट्राइंडिकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम क्या होता है कि समटाइम्स हम 2
दो आपस में ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो आपस में अगेंस्ट वर्क करती हैं। मीन्स जब दो ऐसी मेडिसिन या दो से ज़्यादा ऐसी मेडिसिन जब बॉडी के अंदर इनटेक कर लेते हैं तो वो आपस में रिएक्शन करके टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, तो उनकी स्टडी बेसिकली हम करते हैं। एंड इसी तरह पोसोलॉजी। अब पोसोलॉजी क्या होता है, तो आपने बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा एच फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में। पोसोलॉजी क्या होती है, तो पोसोलॉजी एक प्रकार की साइंस की ब्रांच होती है जिसमें बेसिकली हम ड्रग को कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी स्टडी में भी हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है। इसी तरह अगला जो टर्म यूज किया गया है जहाँ पे बेसिकली यूज किया जाता है बायो अवेलेबिलिटी के लिए। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि लाइक जैसे कि मान लीजिए आपने 500 mg की कोई भी मेडिसिन इनटेक की, ठीक है, तो 500 mg की मान ली कोई ड्रग इनटेक की, तो क्या होता है कि पूरी कितनी ड्रग जो है बेसिकली एसेंशियल यूज होती है आपकी बॉडी में उस एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम बेसिकली बायोअवेलेबिलिटी उसकी ड्रग की चेक करते हैं कि कितनी जो मेडिसिन है बेसिकली यूज होती है या अपना एक्टिव इफेक्ट दिखाती है पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उसको हम बेसिकली किस में देखते हैं, बायोअवेलेबिलिटी में। इसी तरह जो नेक्स्ट है टू स्टडी ऑफ फॉर्सेनिक साइंस। हमारी जो फॉर्सेनिक साइंस होती है उसकी स्टडी में भी बेसिकली हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है। अब फॉर्सेनिक साइंस का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि जो हमारी कुछ न्यू डिजीज़ होती हैं वो बॉर्न होती है या न्यू डिजीज़ जो अराइज होती हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट मतलब लाइक जैसे कि कोई किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कोई एक से डिजीज़ उत्पन्न हो गई या उस एरिया में फैल गई, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लोग जाके या जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं वो पहुँच के उस जगह पे पर्टिकुलर डिजीज़ की स्टडी करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का स्कोप होता है। इसी तरह प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। अब प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब होता है कि जब कोई भी नई मेडिसिन हमारी डेवलप की जाती है तो वो मेडिसिन जो है मार्केट में आने से पहले क्या होता है कि हमारे डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं या हम बोलते ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद में ही वो मार्केट में आने यूजेबल होती है। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये होता है कि जब वो मेडिसिन मार्केट में आने से पहले डिफरेंट टाइप के जो हमारे टेस्ट होते हैं वहाँ पर भी टेस्ट में भी हमारे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट इन्वॉल्व होती है। अब बात की जाए सबसे पहले कोई मेडिसिन बनती है तो वो प्लांट पे होती है, फिर डिफरेंट टाइप के जो हमारे एनिमल्स होते हैं उन पर ट्रायल होके भी वो देन आफ्टर वो जो है ह्यूमन पे अप्लाई की जाती है, तो वहाँ पर भी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट हमारा बेसिकली इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस के दौरान। इसी तरह ड्रग डेवलपमेंट, जो हमारी ड्रग होती हैं उनके डेवलपमेंट में भी हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है। ड्रग डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो डिफरेंट टाइप की जो हमारी डिजीज़ राइज होती रहती हैं, जो हमारी डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होती हैं, तो उनके क्योर के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमारी डिफरेंट टाइप की जो हमारी ड्रग डेली बेसिस पे या उन पर काम किया जाता है ताकि वो डेवलप हो सके, तो उसके लिए भी हमारा ये फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट उत्तरदायी होता है। इसी तरह टॉक्सिकोलॉजी। अब टॉक्सिकोलॉजी ये भी हमारी ब्रांच है किसकी, फार्माकोलॉजी। यहाँ पर भी हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का अच्छा स्कोप होता है या यहाँ पे भी इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे क्या करती है, तो इसमें क्या होता है, हम टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। एंटीडोट। अब एंटीडोट क्या होते हैं, तो एंटीडोट बेसिकली हमारे जब हमारी बॉडी में पॉइजन हो जाता है तो उसके अगेंस्ट दिए जाते हैं या ट्रीटमेंट करने के लिए पॉइजन के हमारे एंटीडोट का यूज़ किया जाता है, तो इसकी स्टडी में भी हमारा टॉक्सिकोलॉजी के अंदर करते हैं, जो कि ब्रांच है किसकी, फार्माकोलॉजी के। अब जो नेक्स्ट हमारा स्कोप है वो है फार्माकोजिनोमिक्स। अब फार्माकोजिनोमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ जीन्स। जो हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे डीएनए में जीन्स होते हैं उनकी स्टडी करने में भी हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है, जिसके थ्रू बेसिकली हम जीन्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारा वो है फार्माकोविजिलेंस। अब फार्माकोविजिलेंस का मतलब ये होता है कि समटाइम्स होता क्या है कि हमारी जो कोई भी ड्रग हम बॉडी में इंटेक करते हैं तो वो जो ड्रग है पर्टिकुलर वो हमारी एलर्जिक रिस्पांस क्रिएट करती है। एलर्जिक रिस्पांस का मतलब है कि वो हमारी ड्रग जो है पर्टिकुलर बॉडी में कंफर्टेबल नहीं होती है और वो हमारी टॉक्सिटी शो करती है। और टॉक्सिटी कई टाइप से हो सकती है, लाइक एलर्जी टाइप से हो सकती है, लाइक आपके जो स्किन होती है वहाँ पे आपने देखा होगा साइड इमेज स्क्रीन की साइड में आपको दिख रहेगी कि ये एलर्जी कॉज की वजह से हमारी स्किन पे इस टाइप के धब्बे पड़ जाते हैं या दाने रिस्पॉन्स शो करने लगते हैं, तो इसकी स्टडी भी हम करते हैं किसमें, फार्माकोविजिलेंस में। इसी तरह हिपोटॉक्सिटी हो गया एंड टेट्राजेनेटिसिटी हो गया, तो टेट्राटोजेनिसिटी हो गया, तो इनकी स्टडी भी हम फार्माकोविजिलेंस में करते हैं, जहाँ पे बेसिकली हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो ये बेसिकली हमारे ओवरऑल 2 टॉपिक कवर हो गए, हिस्ट्री एंड लैंडमार्क ऑफ फार्माकोलॉजी
एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग एंड एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 टॉपिक हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी या बोल दें पार्ट जो 3 होगा तो उसमें हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दे दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।